उमर खालिद के ऊपर चलाई गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए, और इस बात को जब हम समझने के लिए तैयार होंगे तो सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा दोस्त कि हम मोदी की आलोचना कर दें, थोड़ा हंस लें, थोड़ा हंसा दें, इससे काम नहीं चलेगा। हमको जिम्मेवारी तय करनी पड़ेगी। जब हम समझते हैं कि ये समस्या है तो इसी समस्या में से हमको समाधान ढूंढना पड़ेगा। क्या है समाधान? पहली बात जो मैं आपको कह रहा हूं कि ना तो अफवाह फैलाइए, ना किसी तरह के अफवाह का शिकार होइए, ये पहली जिम्मेवारी है। आज यदि गांधी जिंदा होते तो वो ये नहीं कहते कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। वो कहते बुरा मत शेयर करो, बुरा मत लाइक करो, बुरा मत फॉरवर्ड करो। वो आज ये बात कहते हैं। ये जो झूठ है, इस झूठ को हमको पर्दाफाश करना पड़ेगा। कल हमारा एक दोस्त आया था हमसे मिलने के लिए, बोला कि पहले दो तरह का झूठ होता था, झूठ और सफेद झूठ। अब समाज में एक नया झूठ आया है। हम बोले क्या? बोला मोदी झूठ। हम बोले मोदी झूठ क्या होता है? बोला सफेद झूठ से भी जो बड़ा झूठ हो उसको मोदी झूठ कहते हैं। मतलब झूठ स्वयं जिसके सामने आकर के शर्मा जाए उसको मोदी झूठ कहते हैं। ये जो झूठ बोलने की संस्कृति है, उस झूठ बोलने की संस्कृति में सच को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारे बहुत सारे मित्र जो हैं हमको इनबॉक्स करके पूछते हैं कि उमर खालिद पे आप क्यों नहीं बोलेंगे। हम बोलते हैं एक मिनट रुक जाओ यार, अभी हम मोदी में थोड़ा व्यस्त हैं। मैं कहने का तात्पर्य ये है कि अभी पुतिन साहब यहाँ आए हैं। मैं पुतिन साहब पे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्यों आए हैं चुनाव से ठीक पहले, इस बात को आप समझिएगा। यह जो सोशल मीडिया है, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल झूठ बोलने के लिए किया जा रहा है, झूठ को फैलाने के लिए किया जा रहा है। तो हमारा पहला काम यह है कि हम झूठ को कैसे काउंटर करें। हो सकता है कि मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के नाम से ही फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए। हिंदुओं के बीच में हिंदुओं के नाम से फेक आईडी बना करके उल्टी पुल्टी बात कही जाए, और हम लोग भी जब देखते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है, बढ़िया सा फोटो है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो फेक प्रोफाइल का धंधा है, इस फेक प्रोफाइल के धंधे से हमको बचना पड़ेगा। हमको हमारे इतिहास से वो चीजें ढूंढ करके निकालनी पड़ेगी जो इस देश में हमारी एकता का प्रतीक है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये तो मैंने कई जगह बोला है। मोहम्मद रफ़ी का नाम आपने सुना होगा। मोहम्मद रफ़ी ने इस देश में जो ज़्यादातर भजन हैं जो हिंदुओं के मंदिर में बजते हैं, उसको मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। राम जी की निकली सवारी जो गाना है वो मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाया गया है। तमाम तरीके के जो गीतें लिखी गई हैं वो मुसलमान राइटर के द्वारा लिखा गया है। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को ख़त्म करके आज हमको एक गलत तरीके से ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। किसी भी मुसलमान को पकड़ करके पूछा जाता है, बताओ उसको ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था कि नहीं था? अरे ओसामा बिन लादेन आतंकवादी था, तुम ही उसको पैदा किए थे अपनी जरूरत के हिसाब से। जब तक काम चल रहा था इस्तेमाल किए, जब उसका काम खत्म हो गया उसको भी खत्म कर दिए। ये तुम्हारी ही साजिश है। तुम क्या करते हो? अपनी जरूरत से 3000 रुपया दे करके वो अर्बन जिसको सॉरी अर्बन नहीं अर्नब क्या करता है, 3000 रुपया दे करके एक किसी मुसलमान को पकड़ करके स्टूडियो में बिठा लेगा, और ऐसा लगता है कि इस्लाम का सारा ज्ञान उसी के पास है। अरे भाई, वो 3000 रुपए के लिए बोल रहा है, कोई और दे देगा तो किसी और के लिए बोलना शुरू कर देगा, और एक ऐसा माहौल खड़ा करता है, लगता है जैसे हिंदू मुसलमान के अलावा मुद्दा ही इस देश में नहीं बचा है। जो आपकी जरूरत है, जो आपका हकीकत है, उस सवाल पे क्या चर्चा हो रही है? डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद इस देश के जो आम लोग हैं उनके जीवन को किस तरीके से प्रभावित किया है। मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि मुसलमान ज्यादातर आर्टिजन बेस्ड कम्युनिटी रहा है, कारीगरी का काम किया करते थे। यह जो बड़ी पूंजी का हमला है, ये इनकी दुकानदारी और इनके धंधे पानी को बर्बाद किया है। ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच के देखिएगा, जो जिस बात की तरफ उमर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि जामिया को आप कहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, और उसका जो जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट है उसमें देखिए कि कितने मुसलमान स्टूडेंट होते हैं। उर्दू और पर्शियन का जो डिपार्टमेंट है
उसमें आप देख लीजिए कि कितने मुसलमान होते हैं, और इंजीनियरिंग और जर्नलिज्म का जो डिपार्टमेंट है उसमें कितने मुसलमान हैं, उसमें आप ये देख लीजिए। यह जो समाज की सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा, और हमारे जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। यह जो झूठ की संस्कृति है, जो नफरत का राज है, इसको हमको काउंटर करना पड़ेगा। ना हम अफवाह फैलाएं, ना अफवाह का शिकार हों। जो हमारा अनुभव है, जो हमारा इतिहास है, हम उसकी चर्चा बार बार करें। साथी मीरान ने मौलाना हसरत मोहानी का नाम लिया है। मौलाना हसरत मोहानी के बारे में एक बात आपको बता देते हैं। मौलाना हसरत मोहानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, सीपीआई के लीडर थे। मुसलमान मोहल्लों में ये जाकर के बोला गया कि कम्युनिस्ट लोग धर्म के खिलाफ होते हैं। बहुत मशहूर किया गया इस बात को। क्यों मशहूर किया गया? इसलिए मशहूर किया गया कि इस देश के जो गरीब गुरबे लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा धर्म की चिंता होती है, और जो ताकतवर लोग होते हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उनको मालूम है कि पैसा कमाना ही उनके लिए खुदाई है। वो किसी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो कभी भी तो मुख्तार अब्बास नकवी और ये जो क्या नाम है उसका, भागत शाहनवाज हुसैन, कौन नाम याद रखे ऐसे लोगों का, इसके मुंह से कभी तो आवाज निकलती। इसको फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पैसा कमाना ही इनका धर्म है। लेकिन जो आम आवाम के लोग हैं वो धर्म के साथ आस्था से जुड़े होते हैं, ये धर्म के साथ धंधा से जुड़े होते हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। जिस तरीके से इस देश के आम मुसलमानों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं, उसी तरीके से इस देश के आम हिंदुओं को भी फर्क नहीं पड़ता है कि लोग धर्म का धंधा कैसे कर रहे हैं। और ये जो आम हिंदू और आम मुसलमान हैं उनको आपस में बांट करके, उनके बच्चों को आपस में लड़ा करके उनके भविष्य को ये छीन रहे हैं। उनका सीट बंद कर रहे हैं, उनके विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है। और जात पात जो है लगातार समाज में मजबूत करके, धर्मवाद को लगातार समाज में मजबूत करके जमहूरियत को कमजोर किया जा रहा है। मैं क्यों मौलाना हसरत मोहानी का नाम ले रहा हूँ? मौलाना थे, 5 वक्त के नमाजी थे, कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने एक बात कही थी कि इस देश में अगर आजादी चाहिए तो पूर्ण आजादी चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। ये बात सबसे पहले न मौलाना हसरत मोहानी ने कही थी। ये जो हकीकत है, इस हकीकत को गलत तरीके से क्यों बोला जाता है? गलत तरीके से इसलिए बोला जाता है कि एक इंसान, एक आम इंसान अपने ही समाज से कट जाए। जैसे उमर है, अब उमर के बारे में यही बोला जाएगा, वो किस बात का मुसलमान है? न कभी मस्जिद जाता है, न टोपी लगाता है, न दाढ़ी बढ़ाता है, तो किस बात का मुसलमान है? ये क्यों बोला जाएगा? ये इसलिए बोला जाएगा क्योंकि उमर जो सवाल उठा रहा है वो दरअसल इस देश में आम आवाम का, आम मुसलमान का सवाल है। लेकिन उस सवाल को ना उठाया जाए, ऐसे सवाल उठाए जाए जिससे आम आवाम और आम मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है, और उस पर अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाए। और ये जो लोग हैं ये एक बार इस देश का बंटवारा कर चुके हैं। अब ये हमारे कंधे के ऊपर जिम्मेवारी है कि दोबारा ऐसे लोगों को, ऐसी ताकतों को हम देश को बांटने नहीं देंगे। ये जिम्मेवारी हमको अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। इसीलिए चर्चा करेंगे तो हम अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, अपने अधिकारों की चर्चा करेंगे, अपने संविधान की चर्चा करेंगे, अपनी जमहूरियत की चर्चा करेंगे, और अपनी आने वाली पीढ़ी को हम कैसा मुल्क बना करके देना चाहते हैं, हम कैसा समाज बना करके देना चाहते हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसीलिए जब मैं आप धर्म की बात करता हूँ तो आपसे अपील करता हूँ कि आप बेशक धर्म को मानिए। आपको मंदिर जाना है मंदिर जाइए, मस्जिद जाना है मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा या चर्च जाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं उसको कभी भी स्वीकार नहीं कीजिए, क्योंकि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। आप अल्लाह के नाम पे वोट मांग रहे हैं, आप राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अल्लाह और राम का सियासत से क्या लेना देना है? सियासत में अल्लाह और राम का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनके नाम पे जो आम आवाम है उस आम आवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है। और यह जो बेवकूफ बनाने की राजनीति है उस राजनीति को हमको खारिज करना चाहिए। और हमको यह पूछना चाहिए कि अगर हम वोट करेंगे तो हम अपने मुद्दों पे वोट करेंगे, अपने आने वाली बच्चों के शिक्षा के सवाल पे वोट करेंगे, स्वास्थ्य के सवाल पे वोट करेंगे, हमारे यहाँ जो जहालत है, जो कमजोरी है, जो गरीबी है, उसके खिलाफ हम वोट करेंगे। ये जिम्मेवारी आज नौजवानों को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा। और ये जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, इस पॉजिटिव पॉलिटिक्स के साथ एकजुट अगर हम होने के लिए तैयार हैं तो ये जिम्मेवारी हमारे कंधे पे है कि हम झूठ को खारिज करें,
इस देश के इतिहास से जुड़ करके इस देश की जो तहजीब है उसको सामने लेकर के आए और इस देश का जो मुद्दा है, जो आम आवाम का मुद्दा है, उस पर हम संघर्ष करें। और ईमानदारी से यदि हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी हकीकत एक दिन सामने आ जाती है। एक मोदी जी का समर्थक मेरे पास आया, बोला जब से मोदी जी आए हैं हिंदुस्तान में लगातार बड़े बड़े हथियार खरीदे गए हैं ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हमने कहा जब मोदी जी हैं ही तो हथियार की क्या जरूरत है। जिस दिन मान लीजिए ऐसा माहौल होगा तो मोदी जी को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे, फेंक करके। जब वो हिंदुस्तान की जनता को तबाह कर सकते हैं तो पाकिस्तान की जनता को भी तबाह कर देंगे। ये जो मुद्दों को गुमराह किया जाता है, इस मुद्दे को गुमराह करने के खिलाफ हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और आज के समय में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी ये है कि हम तमाम तरीके की ताकतों को इकट्ठा करें। और कुछ साथी यहाँ पे कह रहे थे कि हम उन लोगों को भी वोट नहीं करेंगे जो सेकुलरिज्म के नाम पे हमको बेवकूफ़ बनाए। इस संबंध में मैं अपने कुछ साथियों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और माफ़ी के साथ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। आज हम लोग बहुत बुरे दौर में आ चुके हैं। आज हमारे सामने वो विकल्प नहीं है कि हम सबसे अच्छा का चुनाव कर सकें। दो बुरे में हमको ये चुनना है कि कम बुरा कौन है। और मैं गांव का आदमी हूँ दोस्त, बड़ा सीधा सीधा हिसाब है मेरे पास। एक आदमी के पास AK-47 है और दूसरे के पास लाठी है। तो आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल आपको डराता नहीं हूं, क्योंकि डर क्या होता है, डर कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट पे आप देखेंगे जिसे रात गहरी होगी 12 बजे 1 बजे, तो फिर रात वहां से ढलना भी शुरू हो जाता है। जहां गर्मी तापमान बहुत ज्यादा होता है वहां से दिन ढलना भी शुरू हो जाता है। आज डर जो है वो अपने चरम पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल मत डरिए, मैं किसी को नहीं डराता हूं, क्योंकि किसी भी जुल्म की जब इंतहा होती है तो वहीं से खत्म होने लगता है। कोई जख्म यदि आपको इतना परेशान कर दिया है कि आप शांत नहीं रह पाते हैं, आप समझ लीजिए कि उससे ज्यादा वो जख्म आपको परेशान नहीं कर सकता है। और क्या होगा इस देश में, इस देश के आम आवाम लोगों के साथ सरेआम बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लोगों को जो है उनके हक अधिकार से वंचित किए जा रहे हैं, गाय के नाम पे सरेआम लोगों की हत्या कर दी जा रही है। इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा और बुरा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन स्ट्रेटजी के तौर पे आपको एक बात कह रहा हूं कि एक के पास AK-47 है, दूसरे के पास लाठी है। गांव का आदमी और सीधा सपाटा हमारा हिसाब यही है कि पहले लाठी वाले से 2 डंडा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि जान नहीं जाएगी। वो तो AK-47 गोली चला देगा, जान ले लेगा। अब आप समझिए कि इस देश के भीतर जिनके पुरखों ने जान दी, मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरे ननिहाल की तरफ से और मेरे ददिहाल की तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों परिवार से हमारे घर में लोग स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन उठाते थे। मेरे घर से मेरा 16 भाई फौज की नौकरी करता है। मैं अपनी माँ का मार्केटिंग मोदी जी की तरह नहीं कर पाता हूँ। मोदी जी को मन हुआ तो ATM के सामने लगा दिए माँ को। एक दिन तो मुझे लगा कि अब राफेल का चर्चा चल रहा, कहीं बॉर्डर पे ना भेज दें। मार्केटिंग करते हैं ये लोग। ये लोग गरीब होने का मार्केटिंग करते हैं, हिंदू होने का मार्केटिंग करते हैं, हर चीज का मार्केटिंग करते हैं, देशभक्त होने का भी मार्केटिंग करते हैं। हम तो कह रहे थे, मतलब हमको हमारा कोई सुनता तो हम कहते मोदी जी से, वंदे मातरम का कोई इजी वर्जन ले आइए ना थोड़ा सा। जैसे फेसबुक का होता है ना, एक भारी वर्जन, एक इजी वर्जन, मोबाइल के लिए एक इजी वर्जन होता है। तो हम बोले कि जो है वंदे मातरम का भी लाइट वर्जन ले आइए। भाजपा सबको याद नहीं होता है, तो कोई लाइट वर्जन होगा तो आसानी से याद कर लेगा। देशभक्ति का भी मार्केटिंग करते हैं। मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है। हम तो कहीं नहीं कहते चलते हैं कि हम गरीब हैं, हम बड़ा गरीब हैं। हम हैं गरीब, हमको पता है कि हम गरीब हैं, लेकिन हम गरीबी से लड़ना चाहते हैं। हमारी पीढ़ी जो यूनिवर्सिटी आई है, इस देश के जो असली सवाल हैं, उस सवालों पे एकजुट होकर के इस देश का मुस्तकबिल लिखना चाहते हैं। हम अपनी गरीबी का धंधा नहीं करना चाहते। ये जो सवाल है
इस सवाल के हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ, ए भैया शांत हो जाइए, आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, 2 मिनट बोलने दीजिए, बस 2 मिनट। ए सचो साहब 2 मिनट बोलने दीजिए, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे। ये जो सवाल है कि आज इस देश के आम आवाम का, कोई बात नहीं, आराम से रहिए, हो हंगामा करना हमारा काम थोड़ी है, ये सब काम हुड़दंग दल का है, ये सब हमारा काम नहीं है। हम लोग इत्मीनान से बात करते हैं, संवाद करते हैं। ये जो सवाल है कि हमारे जो असली मिसाइल हैं, उन असली मिसाइल को भटकाने के लिए हम जो उन मुद्दों पे बोल रहे हैं, वो हम ही को जो है देश का गद्दार, सेना विरोधी, हिंदू विरोधी, इन तमाम चीजों का आरोप हमारे ऊपर ही लगा देना चाहते हैं। और जो हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं, उन संसाधन के लूटने वालों के साथ खड़ा होकर के, उनसे चंदा लेकर के, हेलीकॉप्टर पे घूम करके वो हमको ही बेवकूफ बना रहे हैं। इसीलिए आप तमाम आवाम से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज के समय में हमको बेहतर चुनने का अवसर नहीं है, हमको 2 बुरे में से कम बुरा कौन है इसको चुनने का अवसर है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आज के वक्त में हमको किसी भी सूरत में अपने आप को बांटना नहीं है, और हमको इतना दबाव बनाना है तमाम तरीके के विपक्षी पार्टियों के ऊपर। अगर आप सचमुच देश बचाना चाहते हैं तो आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, और अगर आप एकजुट होने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको देश की नहीं, अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने बेटों की चिंता है, यह बात उनको कहना पड़ेगा। इसीलिए आप तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि एकजुट होइए और विपक्षी एकता बना करके भाजपा को हराइए, देश को बचाइए, संविधान को बचाइए, यही हमारा सबसे बड़ा लड़ाई है। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आराम से बैठ जाएं। तो हम क्या चाहते हैं? तो हमारी है जान से प्यारी, अरे गरीबी से, भूखमरी से, अरे जातिवाद से, सामंतवाद से, तो पूंजीवाद से हम लेके रहेंगे। तुम कुछ भी कर लो, आजाद देश में, आजाद देश में हम लेके रहेंगे, है हक हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।